आर&टी एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपका सबका स्वागत है। चलो आज से हमारा जो शुरू होने वाला है वो है एनसीईआरटी सीरीज। इस एनसीईआरटी सीरीज के तहत हम लोग छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास का जो एनसीईआरटी है उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज हम जो हमारा पहला क्लास है ये क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसको डिस्कशन करने वाले हैं। चलो अपना जो टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 9, इसमें जो आपका पार्ट नंबर चैप्टर नंबर कौन सा है, 2, और उसमें है यूरोप में समाजवाद व कौन सी क्रांति, रूसी क्रांति। ये हमारा टॉपिक है। इसके ऊपर अपन क्या करने वाला है, डिस्कशन करने वाले हैं। जो पहला पार्ट है वो किसके बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जो हम पढ़ लेंगे। अब देखो इसको, यूरोप में समाजवाद। यूरोप में समाजवाद एक नई अवधारणा है जिसमें जो निजी संपत्ति होती है, ये लोग कहते हैं कि भाई निजी संपत्ति किसी के पास में नहीं होनी चाहिए, संपत्ति पर किसका अधिकार होना चाहिए, सबका अधिकार। और इसके साथ साथ इसमें किसके बारे में बात करेंगे, रूसी क्रांति के बारे में। यूरोप की बात करें तो दुनिया के महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है और 18वीं शताब्दी में, 18वीं जो शताब्दी है, इस शताब्दी के अंदर पहली बार यूरोप में क्या होता है कि चीज को लेकर एक तो व्यक्तिगत अधिकार और दूसरी जो चीज है उसे हम कहते हैं वह सामाजिक सत्ता नियंत्रण, सामाजिक सत्ता नियंत्रण पर बहस हुई। बहस होने का मतलब क्या हुआ कि पहली बार ये पूछा जाने लगा 18वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में कि भाई व्यक्तिगत अधिकारों का कितना महत्व है, यानी एक व्यक्ति है उसके अधिकार और राज्य को किसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाए, व्यक्ति के अधिकारों को महत्वपूर्ण माना जाए या फिर राज्य को महत्वपूर्ण माना जाए। और सामाजिक सत्ता के नियंत्रण का मतलब होता है लोगों पर शासन कौन चलाएगा। लोगों पर शासन चलाने का मतलब होता है पहले जो लोगों पर शासन चलता था वो किसके द्वारा, राजाओं के द्वारा। ज्यादातर शासक जो होते थे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत चलाते थे। तो इस पे बहस होनी शुरू हुई कि क्या वहां पे लोकतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए, या फिर लोकतंत्र हो तो गणतंत्रात्मक होना चाहिए, राजशाही टाइप होना चाहिए, और लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का क्या किया जाए। इसके ऊपर पहली बार यूरोप में क्या छिड़ी, इसके ऊपर बहस छिड़ी। यूरोप वो जगह है जहां से दुनिया में पहली बार लोकतंत्र आया, उदारवाद आया। वहीं से बाद में जब रूसी क्रांति हो जाएगी, अपन पढ़ेंगे, तब वहीं से किसका उत्पत्ति होती है, समाजवाद की भी उत्पत्ति होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम इस पार्ट में जानने वाले हैं। यानी समाजवाद का उदय कैसे हुआ, किस तरह से समाजवाद रूसी क्रांति के बाद में पूरी दुनिया में फैल गया, और बाकी जो व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक सत्ता नियंत्रण क्या है, इस सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यूरोपीय जो समाज था उसमें 3 तरह के क्या थे, समूह थे। यूरोपीय समाज में समूह, तो यूरोपीय समाज में 18वीं शताब्दी में जो हमारे पास समूह है वो 3 तरह के समूह है, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जो समूह हमारे सामने आता है उस समूह को हम कहते हैं उदारवादी, उदारवादी समूह। ये तो थे लिबरल्स। दूसरा जो हमारे पास समूह आता है उसको हम कहते हैं रेडिकल, रेडिकल समूह, यानी इसको हम कह सकते हैं ये लोग परिवर्तनवादी थे, परिवर्तनवादी, ये लोग परिवर्तन चाहते थे तो परिवर्तनवादी। तीसरा हमारे पास जो समाज आता है, समूह था, वो था रूढ़िवादी। इन तीनों को हमें समझना है कि या रूढ़िवादी समूह। अब देखिए इन तीनों को अपन डिस्कस करते हैं। यूरोपीय समाज की बात हो रही है 18वीं शताब्दी में, क्या क्या बदलाव आ रहे थे, और 3 हमारे पास समूह है, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। ये जो एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 2 है वहां से। तो देखो उदारवादी विचारधारा जो यूरोपीय समाज में उस समय आई और उसको जिसको हम उदारवाद के नाम से जानते हैं, तो उदारवाद में क्या होता है, ये एक्चुअल में उदारवादी जो समूह था उसमें यूरोपीय समाज में पहले रूढ़िवादी समूह था। रूढ़िवादी समूह का मतलब होता है ये लोग परिवर्तन नहीं चाहते, जो परंपरा पीछे चली आ रही है। अब देखो उदारवादी क्या है, उदारवाद जो है ये तो मानता है कि भाई जितने भी देश में धर्म रहते हैं सभी धर्मों को क्या माना जाए, सभी धर्मों को समान माना जाए, यानी सभी के साथ धर्म हो, जाति हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं हो, सभी के साथ में कैसा व्यवहार हो, समान व्यवहार हो। ये उदारवाद की क्या होती है, ये। इसके अलावा ये ऑथोरिटेरियन जो गवर्नमेंट्स होती है उनका विरोध करते हैं।
ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब होता है निरंकुश शासन के विरोधी है। निरंकुश शासन का मतलब क्या हुआ, जैसे इंग्लैंड में उस वक्त चर्च हुआ करता था, तो सारी जो शासन व्यवस्था थी उस वक्त चर्च के द्वारा, यानी ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में क्या होता है, कोई भी एक पवित्र पुस्तक होती है, उस पुस्तक के अनुसार वहां पे शासन चलता है। जैसा इंग्लैंड में चलता था, इंग्लैंड का चर्च था, चर्च ऑफ ब्रिटेन, वो चलाता था। इसके अलावा जो स्पेन वगैरह थे, वहां पे रोमन और कैथोलिक जो चर्च होते हैं वो चलाते थे। तो इसका मतलब उदारवादी लोग उस चर्च से चलने वाली सत्ता का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। उनके अनुसार सभी धर्मों को समान माना जाए और राज्य से ज्यादा, यानी राज्य एक साधन होना चाहिए, साधन है, साध्य नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्य का निर्माण किया गया है, जो सरकार का निर्माण किया गया, उसका उद्देश्य है जनता के जो अधिकार है उनकी रक्षा करना। तो राज्य साधन है, साध्य नहीं, यानी राज्य व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये किसकी विचारधारा थी, उदारवाद की। और उदारवाद की इस विचारधारा में उदारवादी ये भी मानते हैं कि वो पूरी तरह, उदारवादी जो लोग हैं, उदारवादी लोकतंत्रवादी नहीं है। लोकतंत्रवादी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, यानी उदारवादी लोग व्यक्तिगत अधिकारों की बात करते हैं और सरकार कैसी होनी चाहिए, अथॉरिटी, निरंकुश सरकार नहीं होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। लेकिन वो लोकतंत्रवादी नहीं है, लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि उनके अनुसार मतदान जो है वो मतदान सिर्फ और सिर्फ जो है अमीर व शिक्षित लोगों को अधिकार हो। यानी मतदान करने का अधिकार जो है वो सिर्फ अमीरों को होना चाहिए, या फिर जिन लोगों के पास ज्यादा संपत्ति है वही लोग मतदान करें। ये किसकी सोच है, उदारवादियों की सोच है। इस कारण एक समूह तो यूरोप में उस वक्त था उदारवादियों का, जो पूंजीवाद का समर्थन करते थे। इसके अलावा सभी धर्मों को समान मानने की बात करते थे, निरंकुशवादी सरकार की बात नहीं करते थे, और ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये नहीं कहते थे कि सभी लोगों को, महिलाओं को, दलितों को, सबको क्या मिले, वोट देने के अधिकार मिले, नहीं, इस बात के समर्थक नहीं थे। बल्कि ये तो सिर्फ चाहते थे कि अमीर और शिक्षित जो वर्ग के लोग हैं उन्हें ही वोट देने का अधिकार हो। अब इनके खिलाफ एक ग्रुप खड़ा हुआ जिसको हम रेडिकल कहते हैं, ये परिवर्तनवादी कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो सरकार होनी चाहिए, वो सरकार जो होनी चाहिए वो बहुमत के आधार पर चुनी हुई होनी चाहिए। बहुमत के आधार पर चुनी हुई सरकार हो, और साथ ही साथ में जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। ये जो मांग है, ये किसकी मांग है, रेडिकलवादी जो लोग होते हैं, परिवर्तनवादी होते हैं, उनकी मांग है। और रूढ़िवादी समूह है, ये जो प्राचीन समय से चली आ रही जो परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन नहीं चाहने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन अचानक ना होकर के धीरे धीरे परिवर्तन हो, इस बात को मानता है रूढ़िवादी। तो उस वक्त हमारे पास में, यानी 18वीं शताब्दी में तीन चीजें हुई। एक तो व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक सत्ता नियंत्रण पर बहस छिड़ी। तीसरी, यूरोपीय जो समाज था वो तीन समूह में बैठा हुआ था, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी ये परिवर्तन नहीं चाहते हैं, जैसे सत्ता पिछले कई सालों से चली उसी को चलने चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन हो तो वो चाहते हैं धीरे धीरे हो। और ये जो रेडिकलवादी, परिवर्तनवादी, ये तो चाहते हैं कि भाई ये जो एक तंत्रीय सरकारें होती ये नहीं होनी चाहिए, बहुमत के आधार पर, यानी सभी लोग मतदान करें उसके आधार पर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। और उदारवादी चाहते हैं कि सभी धर्मों को सम्मान मिले, और जो निरंकुश यानी चर्च के थ्रू, बाइबल के थ्रू जो सरकार चलती है वो नहीं होनी चाहिए। उसकी बजाय मतदान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अमीर और शिक्षित वर्ग को होना चाहिए। तो उस वक्त ये जो समाज है इन तीन चीजों में बटा हुआ था, और ये तीनों अपने अपने तरीके से लोगों को प्रभावित करने का कार्य करते थे। टॉपिक क्या है हमारे पास में, यूरोप में क्या है, समाजवाद। समाजवाद क्या है, सोशलिज्म। ये ऐसी व्यवस्था होती है जिसपे जितनी भी संपत्ति है, संपत्ति का मतलब यह क्या है, जो उत्पादन के साधन है, भूमि है या फिर उसके अंदर जो हमारे पास श्रम लगाते हैं, यानी कोई भी उत्पादन का साधन है, उत्पादन के साधन में क्या क्या आता है, जैसे भूमि आती है, श्रम आता है, पूंजी आती है, वन आते हैं। ये जो जगह है समाजवादियों के अनुसार इनके ऊपर जो अधिकार होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, सबका होना चाहिए, समाज का अधिकार होना चाहिए। और उदारवादी क्या मानते हैं, पूंजीवादी क्या मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकार होना चाहिए। तो 18वीं शताब्दी में अगर हम यूरोप को देखें, यूरोप आप जानते हो एक क्या है, दुनिया का छठा सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी दूसरे नंबर पे सबसे छोटा, ऑस्ट्रेलिया के बाद यूरोप है। तो यूरोप जो है ये वहां पर दुनिया में पहली बार एक तो व्यक्तिगत अधिकारों को लेके और एक सामाजिक सत्ता के नियमन को लेकर के बातचीत होने लगी। व्यक्तिगत अधिकार का मतलब क्या होना चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, मानव है, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या अधिकार है, इसके ऊपर बहस छिड़ी। तो कुछ लोग क्या कहते थे, यानी जैसे रूढ़िवादी है, ये लोग क्या कहते थे कि व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है,
राजा ने जो ऑर्डर दिया है या जो सत्ता ने, शासन ने, राज्य ने जो ऑर्डर दिया है वो अंतिम है, व्यक्ति को उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ लोग आए परिवर्तनवादी, उन्होंने भी मांग की नहीं व्यक्ति के अधिकार होने चाहिए। उदारवादियों ने तो कहा, यहां तक कह दिया कि भाई व्यक्तिगत जो अधिकार है ये राज्य का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यानी राज्य व्यक्ति के अधिकारों को कम नहीं कर सकता है, उसके पास, राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है कि व्यक्ति के अधिकारों को कम कर सके। इसका उन्होंने कहा राज्य तो साधन है, यानी लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए साधन कौन है? राज्य। साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। रूढ़िवादी क्या कहते हैं? राज्य ही लक्ष्य है, राज्य ही सब कुछ है। ये लोग कहते थे, उदारवादी कहते थे व्यक्ति ही सब कुछ है, उसके अधिकार ही सब कुछ है। ये ऐसी शासन की मांग करते हैं जहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका हो। कौन? उदारवादी। उदारवादी कैसे न्याय की मांग करते हैं? जहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है अगर राज्य किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के साथ हनन करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है, तो ये लोग न्यायपालिका के पास पहुंचे और न्यायपालिका उन्हें क्या दिला दे? न्याय दिला दे। ये बात कौन करते थे? उदारवाद। और सामाजिक सत्ता का नियंत्रण किसके हाथ में? इसका मतलब क्या हुआ? यानी शासन कौन चलाएगा, लोगों पर शासन कौन करेगा। अब हमारे पास तीन जो विचारधारा है। रूढ़िवादी कहते हैं शासन तो भाई शासक ही चलाएंगे। ये देवीय सिद्धांत पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देवीय सिद्धांत का मतलब ये लोग मानते हैं राजा भगवान के भेजा हुआ है और राजा को भगवान ने बनाया है और वो क्या है? भगवान का प्रतिनिधि है और लोगों पे शासन चलाता है। रूढ़िवादी जो लोग हैं ये लोग चर्च को ज्यादा मानते हैं। चर्च का मतलब क्या हुआ? इनकी जो पुस्तक थी बाइबल, वहां पे ज्यादातर यूरोप में ईसाई धर्म था, तो इनकी जो पुस्तक थी बाइबल उसको मानते हैं और इनके अनुसार बाइबल में जैसा शासन करने के निर्देश दिए गए उसी के अनुसार शासन होना चाहिए। ये तो मांग थी रूढ़िवादियों की। फिर रेडिकलवादी आए। रेडिकलवादी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्च के आधार पर नहीं। वो लोग कहते हैं कि भाई सरकार बनाओ तो बहुमत के आधार पर। बहुमत आधार मतलब क्या हो? ज्यादातर जो लोग हैं समाज के वो वोट दे करके जनता चुने। और यहां तक कि ये तो महिलाओं के मतदान की भी बात करते हैं। और ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं है, जैसे उदारवादी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं है, ये भी कहते हैं निजी संपत्ति होनी चाहिए। वैसे रेडिकलवादी जो है ये भी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं है, लेकिन जैसा कि यहां पर अपन उदारवाद में देखते हैं तो निजी संपत्ति के समर्थक है। और ये लोग कहते हैं कि भाई किसी व्यक्ति ने मेहनत करके अगर धन कमाया तो वो उसका संकेंद्रण कर सकता है। रेडिकलवादी कहते हैं निजी संपत्ति भले ही हो, लेकिन उसका एक जगह पर किसी एक व्यक्ति के पास, व्यक्तियों के समूह के पास में संकेंद्रण नहीं होना चाहिए इसके। तो ये जो तीन हमारे पास उस वक्त के समाज के हिस्से हैं, इनको आपको समझना है, क्योंकि आगे जाके 19वीं शताब्दी में यही जो है, पहले रूढ़िवादियों का शासन तो रेडिकलवादी और उदारवादी मिलकर के इन रूढ़िवादियों को समाप्त कर देते हैं और उनकी जगह खुद का शासन लेके आते हैं। कुछ देशों में उदारवाद आता है तो कुछ देशों में क्या आ जाता है? समाजवाद आता है। ये हमारा जो पूरा पाठ है वो इसी चीज के ऊपर क्या है? निर्भर है। अब देखो जो अगला हमारा टॉपिक है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास औद्योगिक समाज। ये औद्योगिक समाज क्या चीज है? देखो, औद्योगिक समाज व सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक जो शब्द है ये बना है उद्योग से। तो इसमें क्या है कि जब कभी भी ये जो दुनिया में पहले जितनी भी चीजें बनती थी, चाहे भारत में हो या कहीं पे भी हो, उसको हम हस्त उद्योग कहते थे। हस्त उद्योग मतलब होता है जो चीजें होती है उनका निर्माण किससे किया जाता था? हाथ से किया जाता था, यानी सारी चीजें हाथ से निर्मित होती थी। तब इसको हम औद्योगिक समाज नहीं कहते थे। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहां सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, यानी ज्यादा से ज्यादा उद्योग बनने लगे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में, और अगर देशों में पूछ ले तो सबसे पहले इंग्लैंड में। क्या हुआ इसके अंतर्गत? औद्योगिक क्रांति में क्या होता है? सबसे पहले दुनिया के अंदर जो पहले सामान हम हाथ से बनाते थे, उद्योग के क्षेत्र में क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। जो सामान हम हाथ से बनाते थे उसको अब हाथ की बजाय किससे निर्माण किया जाने लगा? उसका निर्माण किया जाने लगा मशीनों से। यानी कोई भी सामान है, कोई भी वस्तुओं का उत्पादन है जो पहले हाथ से होता था उसको मशीनों से उत्पादित करना। तो जो हाथ से मशीन चीजें बनती थी उन्हें अगर हम मशीनों से करेंगे तो उस चीजों का उत्पादन में क्या होगी? वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ जाएगा। जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो उसकी मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से, समाज बहुत तेजी से बदलता है। अब जब कभी भी कोई भी उद्योग विकसित होगा तो किसी शहर के नजदीक होगा। इस कारण जब कभी भी उद्योग बढ़ेंगे तो लोग जो गांव में रहते हैं या छोटे नगरों में रहते हैं वो इन बड़े शहरों की तरफ आएंगे, और जब लोग बड़े बड़े शहरों की तरफ आते हैं इसको हम नगरीकरण कहते हैं। यानी लोगों का नगरों की ओर प्रवास क्या कहलाता है?
नगरीकरण कहलाता है। इस नगरीकरण के इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण को कहते हैं हम लोग। औद्योगिकीकरण की वजह से क्या हुआ, अगर क्या बढ़ते हैं, शहर बढ़ते हैं, उसके आसपास लोग आने बढ़ते हैं, तो उसको हम नगरीकरण कहते हैं। तो नगरीकरण क्या फायदा होता है, नगरीकरण के फायदा होता है जो मशीनें लगी है, जो उद्योग लगे हैं, उनके अंदर काम करने के लिए हमें श्रमिक मिल जाते हैं, यानी काम करने के लिए सस्ती दरों पे श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं, या फिर उससे उत्पादन को बढ़ाने में ये लोग सहायक होते हैं। लेकिन किसी भी शहर में अगर श्रमिक आएंगे, नगरीकरण होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो ये जो श्रमिक है इनके आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अचानक जैसे ही इंग्लैंड और यूरोप के शहरों में क्या बढ़ने लगे, लोग बढ़ने लगे, नगरीकरण बढ़ने लगा, तो वहां पर जो लोग थे उनके लिए आवास, स्वास्थ्य और भोजन की जो समस्याएं खड़ी होगी, और एक बेरोजगारी खड़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब नगरों में आ गए तो इतना आगे औद्योगिक उद्योगों में क्या नहीं था, काम नहीं था, तो बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों के पास में खाने की समस्या आने लगी। इसके लिए क्या हुआ, जो ये उदारवादी और रेडिकलवादी लोग हैं, उदारवादी व रेडिकलवादी लोगों ने उनके लिए इसकी व्यवस्था करने की सोचने लगे, यानी ये सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि इन सब लोगों को काम मिल जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम इनको क्या प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षा प्रदान करने का मतलब होता है, शिक्षा देने का फायदा क्या होगा, शिक्षा देने से ये जो मजदूर लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, जो गांवों से या छोटे नगरों से नगरों की तरफ आए उद्योगों में काम करने के लिए, वो योग्य हो जाएंगे। जब वो योग्य हो जाएंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और प्रतिस्पर्धा में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये इनकी क्या थी, सोच थी। तो इन्होंने इन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। अब शिक्षा की व्यवस्था करें कैसे, क्यों, क्योंकि जो वहां का समाज था, वहां के जो शासक थे, वो तो रूढ़िवादी थे, वो तो परिवर्तन चाहते नहीं थे, वो तो नगरीकरण चाहते नहीं थे। पहले कोई सामान हाथ से बनता था तो रूढ़िवादी चाहते थे वो अभी भी हाथ से ही बने, लेकिन उसकी जगह रेडिकल और ये जो उदारवादी, ये तो उद्योगों को लेके आए, औद्योगिक क्रांति होगी, अब नई नई मशीनें आनी शुरू होगी। जैसे अपन बात करें, एक भाप का इंजन आया था सबसे पहले, वो भाप का इंजन आते ही औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से बनने लगी, क्योंकि भाप का इंजन जो था वो जेम्स वॉट ने बनाया था। इस भाप के इंजन में क्या था कि जो मशीनें पहले हाथ से चलाते थे, अब इस इंजन के माध्यम से हम मशीनें चला सकते थे, जिसकी वजह से और जो श्रमिक है, उत्पादन है, उसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इस भोजन, स्वास्थ्य और आवास को, तो रूढ़िवादी लोग जब इसका विरोध करने लगे, तो इन रेडिकल और उदारवादियों ने 18वीं शताब्दी में, उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के जब समाप्त होने वाली थी, तब इन लोगों ने फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली, इन देशों में इन लोगों ने क्रांति कर दी, और क्रांति करके वहां पर जो रूढ़िवादी लोग थे, जो शासक थे, उनका तख्ता पलट कर दिया, और उसकी जगह या कहीं कहीं उदारवादी सरकारें बनी, कहीं कहीं समाजवादी सरकारें बना करके उन्होंने बदलाव लाने का प्रयास किया और उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू किया। ये उस वक्त की स्थिति है किसकी, औद्योगिक समाज की। अब हमारा टॉपिक है सी, जो हमारा है, इसमें है यूरोप में समाजवाद का आगमन। अब इसको समझो, यूरोप में समाजवाद का आगमन हुआ क्या। इंग्लैंड में, मैंने अभी आपको बताया, इंग्लैंड वगैरह जितने भी देश हैं यूरोप में, उनमें जो पहले थे वो पूंजीवादी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी, पूंजीवादी। अब पूंजीवाद क्या होता है उसको समझो। पूंजीवाद क्या है, यूरोप में समाजवाद का आगमन, और पूंजीवाद में क्या चीज है वो देखो। इसमें हुआ क्या कि मैंने अभी आपको बताया, औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, पहले जो चीजें किससे बनती थी, हाथ से, अब वो चीजें किससे बनी शुरू हो गई, मशीनों से। जब चीजें हाथ के बजाय मशीनों से बननी शुरू होती है, तो चीजों का उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। चीजें उत्पादित अधिक होगी, तो जो पूंजीवाद आया शुरुआती सालों में, उसमें क्या था, ये लोग निजी संपत्ति के समर्थक थे, निजी संपत्ति के समर्थक। इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करके, उद्योग लगा के अगर संपत्ति इकट्ठी करता है, तो पूंजीवादी लोग इसका विरोध नहीं करते। ये मुक्त बाजार चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये पूंजीवादी मानते थे। इससे नुकसान क्या हुआ, इससे यूरोप में ऐसा हुआ कि पूंजीवादी जो थे, उद्योग जो थे, उद्योगों के जो मालिक होते थे, उद्योगों के मालिक, उनके पास तो बहुत ज्यादा संपत्ति होती थी, और जो मजदूर वर्ग था उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं होती थी। तो इनके लिए समस्या यह आई पूंजीवाद में, यूरोप में एक बहुत बड़ा मजदूरों का बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया, जिनके पास कोई अधिकार नहीं थे। वो रात दिन मेहनत करते थे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। इसका फायदा, जो लाभ का अंश होता था, उस उद्योग के बढ़ने से जो लाभ आता था,
वो सारा का सारा मालिक लेके चले गए। इसलिए समाज में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो उद्योग, जिनके पास उद्योग थे, जिनके पास पूंजी थी, जिनके पास जमीन धन था, वो लोग तो और ज्यादा अमीर होते गए। मजदूर लोग जो थे उनकी हालत वहीं की बनी बनी रही या फिर उससे बदतर हो गई। तो समाज में डिवाइड होने लग गया। एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया जिसके पास तो बहुत ज्यादा संपत्ति है, और एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया जिसके पास में 2 जून की रोटी भी नहीं है, भूखा सोना पड़ता था, एक साथ बहुत सारी जगहों पर सोना पड़ता था, जिसकी वजह से कई बार महामारियां फैल जाती थी तो मरना भी पड़ता था। तो ये जो पूंजीवादी थे ये तो निजी संपत्ति समर्थक थे, और निजी संपत्ति बहुत कम लोग। इनके खिलाफ एक विचारधारा आई यूरोप में जिसको हम कहते हैं समाजवाद। ये लोग, पूंजीवादी लोग तो निजी संपत्ति समर्थक, ये तो कहते थे किसी ने कुछ भी कमाया है तो वो उसकी मेहनत का फल है, अगर कोई पीछे है मजदूर की तरह कार्य कर रहा है इसका मतलब वो योग्य नहीं है, और अगर किसी ने उद्योग लगाया है, उसका मालिक बना, संपत्ति बनाई है तो वो उसके योग्य है। ये किसकी बात थी? ये थी पूंजीवादियों की। अब हम बात करते हैं किसकी? समाजवादी क्या कहते हैं। समाजवादी लोग कहते हैं, पहली बात तो ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी हैं। ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास पूंजीवाद हो या समाजवाद हो, हमारे पास उत्पादन के साधन होते हैं। उत्पादन के साधन, कोई भी वस्तु हम उत्पादित करते हैं उसके लिए हमारे पास में साधन होते हैं। तो उस साधन में हम किसको मानते हैं? एक तो भूमि को, एक हम किसको मानते हैं? श्रम को, एक हमें उसमें क्या लगानी पड़ेगी? पूंजी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा उसके अंदर हमारे पास वन है, जल संसाधन है, जल है या कोई और संसाधन है, ये हमारे पास उत्पादन के साधन होते हैं। उदाहरण लेते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल कपास है। कपास क्या है? एक पौधा है, उससे कपड़ा बनता है। तो उस कपास को उगाने के लिए हमारे पास में भूमि चाहिए। तो भूमि पे हमने कपास उगाया, और उस कपास को काटने के लिए, उस कपास को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए हमें श्रम की जरूरत पड़ती है, यानी मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो हम उस कपास को काटकर उस उद्योग तक पहुंचाते हैं। फिर कोई व्यक्ति होगा जो उसके अंदर पैसा लगाएगा, पूंजी लगाएगा, मशीनों में से वो कपास में से रेशा निकाला जाएगा, उससे कपड़ा बनाया जाएगा, कपड़े को रंग करके उसको कपड़े को मार्केट में बेचा जाएगा। जब हम कपड़ा बनाएंगे उसमें जल की भी जरूरत होगी, और जो वन है उनके ऊपर। तो पूंजीवादी लोग क्या मानते हैं? ये जो उत्पादन के साधन है, इन उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्ति का अधिकार हो, यानी निजी लोगों का अधिकार हो, प्राइवेट लोगों का अधिकार हो। वो जितना चाहे भूमि का, श्रम का, पूंजी का क्या कर सकते हैं? उपभोग कर सकते हैं। इससे होता क्या है? समाज के कुछ लोग ही इनका उपभोग कर पाते हैं, बाकी श्रमिक बन के रह जाते हैं, बाकी गरीब के गरीब बने रहते हैं। इसके खिलाफ ये समाजवादी लोग आए। इन्होंने कहा ये बात गलत है, उत्पादन के साथ जो साधन है, यानी उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार हो? समाज का अधिकार हो। यानी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज का अधिकार हो। ये इन्होंने विचारधारा रखी, और ये लोग इस चीज का क्या करने लगे? मांग करने लगे। लेकिन समस्या क्या आई? शुरुआती सालों में इन समाजवादियों के पास में कोई भी क्या नहीं था? योजना नहीं थी। तो मान लो किसी ने कहा कि भाई आप चलो पूंजीवाद गलत है, निजी संपत्ति क्या करता है? एक जगह संकेंद्रण करता है, तो ऐसा करते हैं समाजवाद ले आते हैं। लेकिन आप तरीका बताइए कि हम समाजवाद कैसे लेके आए। इस बात को लेकर के उनके पास में क्या नहीं था? कोई विजन नहीं था, कोई उद्देश्य। तब 2 लोग आते हैं, उनमें एक तो कौन है? रॉबर्ट ओवेन। ये जो व्यक्ति है ये है हमारे इंग्लैंड का अर्थशास्त्री है, इंग्लैंड से। वह दूसरा व्यक्ति है लुई ब्लॉन्क। ये जो व्यक्ति है ये है फ्रांस का व्यक्ति। ये दोनों व्यक्ति क्या विचार रखते हैं? ये समाजवाद के शुरुआती समाजवादी माने जाते हैं। ध्यान रखना है, रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लॉन्क है, इनको हम शुरुआती समाजवादी कहते हैं। उस फेज में ये लोग आए थे, ये अर्थशास्त्री उस समय आए थे जब समाजवाद के पास कोई भी विजन नहीं था। वो चाहते तो थे कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संपत्ति पर या फिर जो भी उत्पादन के साधन है उसके ऊपर समाज का अधिकार होना चाहिए, उनका हक होना चाहिए, सभी लोगों को समान रूप से जो उत्पादन होता है उस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन इनके पास कोई विजन नहीं था। तो रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्लॉन्क ऐसे लोग थे जिन्होंने इनकी क्या करने लगे? पुरजोर मांग करने लगे। तो हम इनको इनिशियल सोशलिस्ट कह सकते हैं। ये लोग क्या करते थे? इन लोगों ने कहा सरकार जो है, सरकार पूंजीवादी उद्यमों के स्थान पर, सरकार क्या करे? पूंजीवादी उद्यमों के स्थान पर सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे।
ये बात किसने रखी? इन लोगों ने, लुई ब्लांक और इसने रॉबर्ट ओवन ने। इन्होंने कहा कि भाई जो सरकार क्या करती है, पूंजीवादी उद्योग यानी जो निजी उद्योग है उनको बढ़ावा देती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा। इन्होंने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर का भी क्या किया, समर्थन किया। इन्होंने कहा कि जो कृषि है वो सामूहिक रूप से होनी चाहिए, जो उत्पादन होता है, उत्पादन के साधन है, उसके ऊपर सभी लोगों को कोऑपरेटिव तरीके से कार्य करें, यानी मिलकर के सहकारी तरीके से कार्य करें, और जो उत्पादन होता है वो समाज के सभी वर्गों में बराबर रूप से बांट दिया जाए। ये किसने मांग की? ये की किसने? आपके रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लांक ने। अब देखो इसमें रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लांक हो गए। अब ये लोग तो शुरुआती लोग थे। उसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। ये जर्मन था, यानी जर्मनी का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री। और फ्रेडरिक एंगेल्स। ये जो दो लोग हैं ने समाजवाद के बारे में विचार रखे, समाजवाद के बारे में विचार रखे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहली बार समाजवाद के लिए कोई निश्चित रूपरेखा बनाई। क्योंकि मैंने कहा था ये लोग, इन्होंने मान तो कर ली कि निजी संपत्ति का विरोध होना चाहिए, समाज का अधिकार, लेकिन इनके पास कोई रूपरेखा नहीं थी। पहली बार रूपरेखा देने वाले लोग थे, उनका नाम था कार्ल मार्क्स जो जर्मनी का था, और फ्रेडरिक एंगेल्स ये इनका शिष्य था। इन दोनों ने मिलकर के एक रूपरेखा तय की। जो कार्ल मार्क्स है, इन्होंने एक अवधारणा दी जिसको मार्क्सवाद कहते हैं, यानी इनकी जो बातें थी जिनको एक वाद के रूप में, एक सिद्धांत अवधारणा के रूप में माना जाए, जिसको हम मार्क्सवाद कहते हैं, या फिर इसी का जो बाद में रूप बन के सामने आया हमारे पास, उसको हम साम्यवाद भी कहते हैं। यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स साम्यवाद के समर्थक थे, मार्क्सवाद के समर्थक थे। इन लोगों ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो निजी संपत्ति है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति जो है, ये औद्योगिक समाज है। औद्योगिक समाज का मतलब होता है पूंजीवादी समाज का क्या है? प्रतीक है। और इससे क्या होता है? जो लोग जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती है वो संपत्ति का संकेंद्रण करते हैं, और जो लोग हमारे पास में जो मजदूर वर्ग है वो पिछड़ा हुआ रह जाता है, जो कृषक वर्ग है वो पिछड़ा हुआ रह जाता है। तो मार्क्सवादी ये कहते थे, कार्ल मार्क्स कहते थे, हम सबको मिलकर के क्या करनी पड़ेगी? एक क्रांति करनी पड़ेगी, और इस क्रांति के अंदर हम सभी पूंजीवादियों को सत्ता से, पावर से उनकी संपत्ति को लूट लेंगे, उसकी संपत्ति को छीन करके हम सब में बांट देंगे, और जहां पर जो सरकार बनेगी वो किसकी बनेगी? मजदूरों का। जो शासन होगा मजदूरों का होगा, संपत्ति पर, उत्पादन के साधनों पर समाज के सभी वर्गों का अधिकार होगा। अभी जो वर्ग बन रखे हैं, क्योंकि उस वक्त यूरोप में समाज का वर्ग बन रखा था, समाज वर्गों में आवंटित था। कैसे? जैसे अगर कोई उच्च वर्ग है, हाई क्लास होता था, उस हाई क्लास में क्या होता था? बहुत अमीर लोग होते थे जिनके उद्योग स्वामी, फिर मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोग जो ना क्या करते थे उन लोगों के लिए कार्य, और फिर एक होता था निम्न क्लास जिसमें ज्यादातर जनसंख्या जो लोअर क्लास है उसमें आती थी, जैसे किसान है, मजदूर है, वो उसमें आते थे। तो इस कारण इन लोगों ने कहा कि ये जो वर्ग व्यवस्था है ये सबसे गलत है। किसने कहा? मार्क्स ने। मार्क्स क्या चाहते थे? वर्गहीन समाज चाहते थे, यानी कोई वर्गहीन व्यवस्था चाहते थे, कोई वर्ग होना ही नहीं चाहिए। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। और कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा कि भाई जो प्राचीन काल में हमारे जो समाज था उसमें जो लोग होते थे तो मालिक और गुलाम उनका कार्य होता था, यानी पहले एक व्यक्ति मालिक होता था, कुछ लोग क्या होते थे? गुलाम होते थे। फिर हम मध्यकाल में आए तो कार्ल मार्क्स ने बताया कि मध्यकाल के अंदर एक तो सामंत होते थे और उनका शोषण किसान करते थे, किसानों का शोषण करते थे वो लोग। और अब ये कहते हैं कि जो ये पूंजीवादी लोग हैं, ये जो लोग हैं ये सर्वाहारा वर्ग, ये मजदूर को सर्वाहारा वर्ग के नाम से जानते थे। कार्ल मार्क्स वगैरह मजदूरों को सर्वाहारा वर्ग कहते थे। इन्होंने कहा अब जो ये लोग जो पूंजीवादी है ये सर्वाहारा वर्ग का शोषण करते हैं, और ये जो शोषण की व्यवस्था है सदियों सदियों तक चलती रहेगी। शुरुआत से जब प्राचीन काल से चली आ रही है, मध्यकाल में भी चली, अब ये सदियों तक चलती रहेगी। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें क्रांति करनी होगी, और क्रांति करके पूरी दुनिया में पूंजीवादी, जहां कहीं पे भी पूंजीवादी समाज है, जहां कहीं पे भी वर्ग व्यवस्था है, उसको समाप्त करना होगा, उसको ध्वस्त करना होगा, और उसकी जगह साम्यवाद लागू करना होगा। और साम्यवाद में क्या होगा? जो उत्पादन के साधन है वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होंगे, बल्कि समाज के सभी वर्गों के पास में समान रूप से होंगे। ये किसके विचार थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। और ये जो विचार है, ये जो समाजवाद के विचार है, 1917 की रूसी क्रांति का क्या बनते हैं? आधार बनते हैं। यानी इसी की वजह से 1917 की रूसी क्रांति हुई थी। तो इस बात को आपको समझना है। क्या कहोगे? अब देखो भाई, इसमें
यूरोप में समाजवाद का आगमन कैसे हुआ, यूरोप में समाजवाद आया कैसे, उस बात को समझना है। तो पहली बात तो इन्होंने पूंजीवादियों का विरोध किया। इन्होंने कहा कि भाई निजी संपत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यूरोपीय जो समाज था उसका स्ट्रक्चर जो था, जो उसकी संरचना थी, वो पूंजीवादी थी। क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, यूरोप में सबसे पहले दुनिया में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आने का मतलब हुआ वहां पर सबसे पहले उद्योग स्थापित होने शुरू हुए। उद्योग स्थापित होने का मतलब जो काम पहले लोग हाथ से करते थे, अब वह काम क्या करने शुरू किया, इन लोगों ने किससे करना शुरू किया, मशीनों से। जब इन लोगों ने वो काम मशीनों से शुरू किया तो यूरोपीय लोगों ने उपनिवेशीकरण बढ़ाया। अपन पीछे वाली क्लासों में आप पढ़ेंगे, जब अगर आप 7वीं में पढ़े, 8वीं में वगैरह पढ़ गया, उपनिवेशीकरण क्या होता समझो। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के ऊपर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है और उसका राजनीतिक और आर्थिक रूप से फायदा उठाता है, उसको हम उपनिवेशीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, यूरोप में एक देश है जिसको हम स्पेन कहते हैं। स्पेन का एक निवासी था जिसका नाम कोलंबस था। वो भारत की खोज पे निकला। हम 8वीं में इसको पढ़ा था, ठीक है। कोलंबस किसके ऊपर निकला, भारत की खोज पे निकला, लेकिन वो गलती से वेस्ट इंडीज पहुंच गया और उसने वेस्ट इंडीज को इंडिया समझा और वहां पर उसने अपनी, स्पेन ने बाद में और लोगों को लेके गया और स्पेन ने वहां पर अपना शासन चलाया। किसके ऊपर, वेस्ट इंडीज के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, पूरे के ऊपर उन्होंने अधिकार कर लिया। स्पेन कौन सा देश, किस महाद्वीप का देश है, यूरोप का। ऐसे कैसे, एक व्यक्ति है वास्को डी गामा, जो कहां से आया, पुर्तगाल से। उसने भारत की खोज की और इसके पीछे पीछे डच, फ्रेंच, अंग्रेज सारे के सारे भारत आ गए और अंग्रेजों ने, डचों ने, सबने भारत में आके भारत को उपनिवेश बनाया। अब उन लोगों के क्या हुआ कि भाई अपन अगर इंग्लैंड में जाएंगे, यूरोप के किसी भी देश, वहां तो औद्योगिकीकरण है, वहां मशीनें आ चुकी है, चीजें बन रही है। अब मशीनों में डालने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अपन कपास का उदाहरण ले लेते हैं, तो उस वक्त कपड़ा रंगने के लिए इन्हें नील की जरूरत पड़ती थी। कपड़ा रंगने के लिए इनको नील की जरूरत, तो ये नील भारत में इन्होंने उगाना शुरू किया। भारत से नील लेके जाते थे, वहां पे कपड़ा रंगते थे और वही कपड़ा वापस लाके भारत में बेचते थे। तो इनका उद्योग जब बढ़ने लगा तो इनके पास क्या आने लगा, संपत्ति आने लगी, धन आने लगा। तो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति है, उसके पास निजी संपत्ति है, वो उस निजी संपत्ति से किसी भी देश में जाके व्यापार करता है, क्या करता है, उसे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। यानी निजी संपत्ति के ये समर्थक थे, पूंजीवादी समाज था। इससे हुआ क्या कि यूरोप का समाज दो वर्गों में बढ़ गया। एक वर्ग तो ऐसा विकसित हुआ जिसके अंदर क्या था, पैसा बहुत ज्यादा, जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति, और एक वर्ग हुआ जो मजदूर थे और हमेशा मजदूर के ही मजदूर रह गए। इस कारण जो मजदूर वर्ग था, इसमें से कुछ लोग निकले और उन लोगों ने कहा ये गलत बात है, निजी संपत्ति के विरोधी बन गए। उन्होंने कहा कि ये जो उत्पादन के साधनों पर इन पूंजीवादियों का अधिकार है, पैसे वालों का अधिकार है, इसको समाप्त करो और इसकी जगह जितने भी उत्पादन के साधन हैं, सबका, समाज का, यानी सबका उसके ऊपर अधिकार लेके आओ, ताकि एक व्यक्ति या कुछ समूहों का विकास नहीं हो, बाकी सभी लोगों का समूह विकास हो, मजदूरों का भी विकास हो, इसकी मांग करने लगे। इसकी मांग में सबसे पहले एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम रॉबर्ट ओवेन, इंग्लैंड के थे, लुई ब्लॉक, ये फ्रांस के थे। देखो आप, यूरोप छोटा सा महाद्वीप है, उस महाद्वीप में क्या है, अपन सोचते हैं कि ये इंग्लैंड का था, ये फ्रांस का था, इनका क्या लेना देना। ये इंग्लैंड भी यूरोप में है और फ्रांस भी यूरोप में है और ये द्वीपीय देश है। सामान्यतः द्वीपीय देश मतलब चारों तरफ पानी, छोटे छोटे देश है। तो ये देशों के ये जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, ये किताबें लिखा करते, क्योंकि यूरोप, दुनिया में यूरोप ऐसा जहां पर औद्योगिकीकरण भी सबसे पहले हुआ, पुनर्जागरण भी सबसे पहले हुआ, लोग शिक्षित भी सबसे पहले हुए वहां पे। तो ये लोग जब किताबें या फिर अपना पत्रिका वगैरह लिखते थे तो उसमें ये लोग मांग उठाते थे कि भाई जो हमने ये जो पूंजीवादी व्यवस्था चला रखी है, इस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना है और उसकी जगह क्या लेके आना है, हमें समाजवाद लेके आना है। यानी जो निजी संपत्ति है इसको समाप्त करो और उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार। पहली मांग इन्होंने, क्योंकि इन्होंने जब मांग रखी तो लोगों ने पूछा कि आपके पास कोई इसके लिए, आपके पास रूपरेखा है, कोई बात है, तरीका है जिससे आप ये बता सको कि भाई ऐसे समाजवाद आएगा। कल को हम निजी संपत्ति समाप्त कर देते मान लो, तो फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि निजी संपत्ति तो आपने समाप्त कर दी, फिर समाज के सभी लोगों का उत्पादन के साधनों पर अधिकार हो गया और फिर समाज के सभी लोग आपस में लड़ने शुरू हो गए, तो उनका अपन क्या करेंगे। इस कारण एक व्यक्ति आता जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, जर्मनी का था, और एक फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों ने रूपरेखा रखी। इन्होंने कहा कि भाई आप समाजवाद क्यों जरूरी है वो देखो। इन्होंने कहा कि हमारा जो समाज है अभी यूरोप में, उसमें वर्ग व्यवस्था है।
वर्ग व्यवस्था का मतलब क्या है, हमने वर्ग बना रखे हैं, कुछ लोग तो बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत मध्यम है, कुछ लोग क्या निम्न क्लास के हैं। इस कारण हमें ये वर्ग व्यवस्था समाप्त करनी होगी और उसके लिए वर्गहीन समाज विकसित करना होगा। वर्गहीन समाज का मतलब होगा उसमें कोई वर्ग होगा ही नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ज्यादा गरीब नहीं, बस सभी क्या होंगे समान रूप से, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार है, ना कि किसी एक या दो व्यक्ति का अधिकार है। इस मार्क्सवाद कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स के जो बाद में विचार थे उनको बाद में मार्क्सवाद कहा गया, और इन्होंने जो वाद दिया उसको हम क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। इन लोगों ने कहा कि पहले प्राचीन समय में, मार्क्स कहते हैं प्राचीन समय में मालिक और गुलाम का रिश्ता हुआ करता था, कुछ लोग मालिक होते थे, बाकी लोग गुलाम होते थे। फिर मध्यकाल में अगर अपन आए तो उन्होंने कहा सामंत और किसान, यानी कुछ लोग सामंत होते थे, बाकी किसानों से खेती करवाते थे, उनसे टैक्स वसूल करते थे, सामंत और मजबूत थे। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा अब है पूंजीवादी और सर्वहारा वर्ग, जो मजदूर है, किसान है, वो सर्वहारा वर्ग है। हमें क्या करना होगा, अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती, मनुष्य जब से पैदा हुआ तब से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो हमें क्या करना है, इस सर्वहारा वर्ग को, इस मजदूरों को, किसानों को यहां पर क्रांति करनी है, और क्रांति करके इन पूंजीवादियों को शासन से, सत्ता से हटा देना है, इनकी संपत्तियों को लूट लेना है, और इन संपत्तियों को लूट करके हमें क्या करना है, सभी लोगों में बांट देना है, और उसके बाद में हमें वर्गहीन समाज विकसित करना है। इस कारण कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, इसके विचार उससे कौन प्रभावित हुआ, तो अभी अपन पढ़ेंगे रूस में एक नेता था जिसका नाम था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, वो इससे प्रभावित हुआ। उसने रूस में क्रांति करके जो राजा था, जार, उसको हटा दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, और उसकी जगह साम्यवाद लगा दिया उसने। फिर ऐसा कैसा चीन में हुआ, माओ जेडोंग करके एक व्यक्ति होता था, माओ जेडोंग, उस व्यक्ति ने भी क्या किया, ऐसे कैसे सरकार जो थी पहले उसको हटाया, राजा जो थे उसको हटाया और मारा, और उसकी जगह पूरे चीन में साम्यवाद बना दिया। आज भी दुनिया के अंदर रूस और चीन ऐसे देश हैं जहां साम्यवाद पाया जाता है, यानी समाज के सभी उत्पादन के साधनों पर आज भी उनके वहां पे किसका अधिकार होता है, समाज का अधिकार होता है, सभी लोगों का अधिकार होता है। इसी वजह से शीत युद्ध हुआ, ये सारी बातें हम क्या करेंगे इसमें जानेंगे। अगला जो हमारे पास है, समाजवाद को डी होना है, सीधा डी था, समाजवाद को समर्थन। अब समर्थन कैसे, देखो कोई भी विचारधारा है वो अगर नई आती है तो उन्हें लोगों का इतना समर्थन नहीं मिलता है, तब उसको क्या करना पड़ता है, समय लगता है, अपने विचार लोगों के सामने रखने पड़ते हैं, अपनी रूपरेखा रखनी पड़ती, तब जाके लोगों का समर्थन। तो बाद में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स जैसे लोग आए यहाँ पर, तो उन लोगों ने रूपरेखा रखी, तो लोग इसके समर्थन में आने शुरू हुए, क्योंकि पहले तो सभी लोग पूंजीवाद के समर्थन में। ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कुछ पुरानी पार्टियां हैं, उनके लिए तो लोग उनको आसानी से वोट वगैरह दे देते हैं, तो क्या उदाहरण था, हाँ, जो मुख्य पार्टियां, अब वो पार्टियां, उनको वोट लेना आसान हो जाता है, उनको अपनी बात रखना आसान। अब कोई नई पार्टी बनी है, उसको अपने विचारों का, यानी वो कोई नए विचार लेके आई, तो उसको अपने विचारों का प्रचार करने में समय लगता है। तो ऐसा कैसा समाजवाद के साथ हुआ कि पूंजीवाद के लिए खड़ा होने के लिए, क्योंकि पूंजीवादी जो लोग थे वो सरकार में थे, उनके पास सत्ता थी, उनके पास पावर था, तो समाजवादी अब धीरे धीरे जब वो क्या होने लगे, खड़े होने लगे, तो उनको दुनिया से समर्थन मिलने लगा। इस समर्थन में क्या किया, इन्होंने एक संस्था बनाई, उस संस्था का नाम आपको याद रखना है, उस संस्था का नाम है द्वितीय इंटरनेशनल। क्या नाम है, द्वितीय इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल। ये जो द्वितीय इंटरनेशनल है, समाजवादियों की सबसे बड़ी संस्था है, समाजवादियों की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये इन्होंने सबसे पहले, इनको क्या मिलने लगा, अधिकार। तो इन सब जितने भी दुनिया में समाजवादी थे, जिनको ये लगता था कि वास्तव में पूंजीवादी लोग गलत हैं, वास्तव में निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, वास्तव में वर्गहीन समाज होना चाहिए, उन लोगों ने मिलकर के एक संस्था बनाई, और उस संस्था का नाम क्या है, द्वितीय इंटरनेशनल। तो अब जैसे जैसे यूरोप में ये बात फैल रही, क्योंकि समाजवाद सबसे पहले यूरोप में आया, तो इसका समर्थन भी कहां से मिलेगा, सबसे पहले यूरोप से। तो इसमें सबसे पहले जो समर्थन दिया इनको जर्मनी ने दिया, और जर्मनी के अंदर जो ये लोग समाजवादी है, इन्होंने मिलकर के एक पार्टी बनाई, और उस पार्टी का नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पार्टी बने जर्मनी के अंदर समाजवादियों की। ये समाजवादियों ने वहां पर इनका जब समर्थन मिलने लगा, तो इन्होंने ये क्रांति बनाई। इसके बाद इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अंदर जो ट्रेड यूनियन वगैरह के जो नेता हुए, ट्रेड यूनियन क्या होती है, यानी इन लोगों ने मजदूरों का, व्यापार के लिए जो मजदूर होते थे उनका यूनियन बनाया, उन्होंने उनका गुट बनाया और उनकी मांग करने लगे। ट्रेड यूनियन व
समाजवादियों की एक क्या बनी, पार्टी बनी मजदूरों की, यानी ट्रेड यूनियन वाले और मजदूरों की पार्टी बनी मजदूर पार्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, लेबर पार्टी कहते हैं। और बाद में सरकार भी बनती है जब भारत आजाद होता है। अगर आपको याद हो, क्लाइमेट एटली जो था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, वो इस लेबर पार्टी से था। लेबर पार्टी का निर्माण किसके आसपास हुआ, 1905 के आसपास किसका निर्माण होता है, इस लेबर पार्टी का क्या हुआ, इंग्लैंड में निर्माण हुआ। इसके बाद में फ्रांस में भी पार्टी आती है और उस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी। अब ये तीन पार्टियां हमारे सामने है। कब, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इंग्लैंड में लेबर पार्टी 1905 में, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। ये पार्टियां किसके समर्थन में बनी है, समाजवाद के समर्थन में। अब 1914 तक, 1914 ईस्वी तक किसी भी देश में समाजवादियों की सरकार नहीं बनी, समाजवादियों की सरकार नहीं बनी। इसका मतलब 1914 तक नहीं बनी, उन्होंने कोशिश किया, पार्टियां बनाई, कोशिश करते रहे कि किसी तरह से सत्ता हासिल कर ली जाए और फिर हम लोग संपत्ति जो निजी है इसको लोगों में बांट देंगे, इसका प्रयास होने लगा। तो 1914 तक कहीं पे भी सरकार नहीं बनी। और सत्ता में कौन बने रहे, सत्ता किसके पास बनी रही, सत्ता जो थी वो उदारवादी व रेडिकल लोगों के पास में बनी रही, रेडिकल वादियों के पास में। लेकिन फिर क्या होता है, 1917 में रूस में क्रांति होती है और रूस पहला देश बना जहां पर किसका अधिकार हो गया, समाजवादियों का अधिकार हो गया। ये सारा आपको यूरोप में जो समाजवाद आया है इस चीज के बारे में ये मुख्य बातें थी। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन रहेगा, रूसी क्रांति। किसका समर्थन, अब देखो समाजवाद का समर्थन। पीछे हमने बात की कि भाई कार्ल मार्क्स वगैरह ने समाजवाद को काफी प्रसिद्ध बना दिया, क्योंकि उन्होंने जो किताबें लिखी, जो ग्रंथ लिखे, उनमें उन्होंने किसी तरह वर्णन किया कि भाई हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा समाज कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर हम विचार करते हैं। तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। तो ये चीज जब उन्होंने ये बात समझाई दुनिया के सामने, किसने, कार्ल मार्क्स ने, ये मार्क्सवादी कहलाते हैं यानी साम्यवादी लोग हैं, फ्रेडरिक एंजल्स ने, ये लोगों ने कहा कि भाई ये चीजें हमारे पास। तो तब इन्होंने धीरे धीरे दुनिया में समाजवादी लोग बढ़ने लगे। और बढ़ने क्यों लगे वो समझिए, क्योंकि जो पूंजीवादी वर्ग था उसमें जो जिन लोगों के पास संपत्ति थी, जिनके पास पैसा था, वो संख्या में कम थे कि ज्यादा थे, संख्या में क्या थे, कम थे, अल्पसंख्यक थे। इसका जब वो अल्पसंख्यक थे तो ज्यादा बड़ा जो समाज था वो मजदूर वर्ग था, और मजदूर वर्ग इन पूंजीवादियों से परेशान था। क्यों परेशान था, काम में बहुत ज्यादा घंटे काम करना पड़ता था उन्हें, कम से कम 15 से 16 घंटे। जैसे कोई मजदूर है किसी फैक्ट्री के अंदर, उसे पूंजीवादी इस व्यवस्था में क्या होता था, मजदूर का जो मालिक अगर बोलता था भाई इस फैक्ट्री में आपको 15 से 17 घंटे काम करना पड़ता था, ऊपर से समय पर खाना नहीं मिलता था, सोने के लिए जो व्यवस्था होती थी, तो ऐसे मजदूरों, आप अपनी बुक में चित्र देखना, उसमें क्या है, एक बहुत बड़ी सराय टाइप बनी होती थी, उसी के अंदर सभी मजदूरों को क्या कर दिया जाता था, सुला दिया जाता था। कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, गंदी गंदी बस्तियों पे सोना पड़ता था। अब नगरों में आ गए, वो नगरीकरण हुआ तो नगरों में आ गए। जब वो नगरों में आ गए तो उनके लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं की गई, उनके लिए स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण वो लोग एक ही जगह सोते थे। इसके अलावा उनको जो 15-15, 16-16 घंटे काम करना है। ऊपर से हुआ क्या, ऊपर से हुआ कि जो सरकार बनती थी, यूरोप में वैसे कई देशों में लोकतंत्र आ गया था, लेकिन वहां जब सरकार बनती थी तो पूंजीवादी क्या करते थे, पूंजीवादियों और उदारवादियों ने क्या सिस्टम कर रखा था कि वोट देने का अधिकार किसको, सिर्फ और सिर्फ संपत्तिधारी लोगों, जिनके पास पैसा है। तो इन मजदूरों को क्या नहीं देने दिया जाता था, मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जब मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं है तो उनके प्रतिनिधि नहीं जाएंगे, प्रतिनिधि नहीं जाएगा तो मजदूरों के लिए आवाज कौन उठाएगा। तब इन मजदूरों ने क्या बनाना शुरू किया कि भाई हमारे लिए कोई आवाज तो उठाने वाला है नहीं, तो हम करते हैं ट्रेड यूनियन बनाते हैं। ट्रेड यूनियन क्या होता है, किसी फैक्ट्री के अंदर मान लो 200 मजदूर काम करते हैं, ये 200 मजदूर मिलकर के एक क्या बनाते थे, समूह, जिसको हम यूनियन कहते हैं। ठीक है, लेबर यूनियन बहुत सारे होते हैं, आज भी हमारे इंडिया में भी होते हैं अभी। तो उसमें क्या होता है, ये लोग अपना एक नेता बना देते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष बना दिया, और वो लोग जब कभी भी जैसे ज्यादा घंटे काम करवाते तो हड़ताल पे चले जाते थे। मजदूरी कम दे रहे हैं तो हड़ताल करने चले जाते थे, क्योंकि इनकी सरकार तो थी नहीं। तब क्या करता था, जो मालिक होता था फैक्ट्री का, वो सोच समझ करके उनको समझा बुझा करके क्या करता था, उनको शांत करता था। अब ये जो लोग हैं इनको लगने लगा कि भाई अभी तक तो हम सिर्फ ट्रेड यूनियन बना रहे थे, हमारा तो यूनियन हो रहा था,
उसमें हमको क्या छोटा मोटा लालच देके हमें तो क्या कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है। तब इन लोगों ने देखा कि दुनिया में एक नई विचारधारा आई है, दुनिया में एक विचार आए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई समाजवाद लेके आओ, यानी मजदूरों की सरकार लेके आओ, इस अमीरों की जो संपत्ति इसको ले लो, जो ज्यादा लाभ कमा करके संपत्ति की इसको ले लो और मजदूरों में बांट दो, जमीन है उस मजदूरों में बांट दो, ये सारे जो उत्पादन के साधन है वो मजदूरों के पास होने चाहिए, यानी मजदूर वर्ग के पास। इस कारण ये लोग उनके साथ जुड़ने लगे। तो मैंने कहा पूंजीवादी तो कम है, ये लोग ज्यादा है, तो धीरे धीरे यूरोप से आगे फैलना शुरू हुआ ये। तो इसमें जब समाजवाद फैलना शुरू हुआ तो इन्होंने एक संघ बनाया, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तो ये अपने लिए कोई संगठन बनाते हैं, क्योंकि आपने सुना संगठन में शक्ति होती है, तो मिलकर के अच्छे से लड़ा जा सकता है। इस कारण इन लोगों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम की एक समाजवादी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई। इस संस्था में कौन लोग शामिल होते थे? वो लोग शामिल होते थे जो किससे समर्थन करते थे, बताओ? समाजवाद का समर्थन करते, यानी वो लोग चाहते थे कि निजी संपत्ति समाप्त हो जाए और किसकी क्या आ जाए, वहां पर सामूहिक संपत्ति आ जाए, समाज के उत्पादन का जो साधन है उन पर सबका अधिकार हो। इसकी मांग के लिए इन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक संस्था बनाई। एक तो ये, फिर जब बहुत सारे लोग इससे जुड़ने लगे तो यूरोपीय देश, ये तीनों के तीनों देश, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये तीन यूरोपीय देश है। सबसे पहले जर्मनी में एक पार्टी बनती है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी ये समाजवादियों की पहली पार्टी थी जो बनी। फिर क्या हुआ, 1905 में इंग्लैंड के अंदर जो मजदूर वर्ग थे इनकी एक पार्टी बनी जिसको हम लेबर पार्टी कहते हैं। बाद में ये जो पार्टी है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी, और जब भारत आजाद हुआ तो क्लाइमेट एटली करके एक व्यक्ति हुआ करता था जो इसका क्या बना था, इस पार्टी से प्रधानमंत्री भी बना था। तो ये लेबर पार्टी इंग्लैंड की मजबूत पार्टी थी, और ये किसका समर्थन कर, क्योंकि इंग्लैंड सर्वाधिक इससे प्रभावित था। इंग्लैंड में जो ज्यादातर जनसंख्या थी वो किसका समर्थन करती थी, बताओ? पूंजीवाद का। और ये जो पार्टी है लेबर पार्टी, ये किसका समर्थन कार्य करती थी? मजदूरों के लिए इसका निर्माण हुआ। फिर फ्रांस में एक और पार्टी आई जिसको हम सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं। ये सारी पार्टियां मिलकर के दुनिया के देशों में सरकार बनाने की कोशिश करने लगी। इन लोगों के इन्होंने क्या सोचा, ऐसा करते हैं कि हम लोग सरकार बना लेते हैं एक बार किसी देश में, जैसे हम सरकार बनाएंगे इन पूंजीवादियों को समाप्त कर देंगे और उसकी जगह हम एक ऐसा समाज की घोषणा कर देंगे कि भाई संपत्ति किसी एक की नहीं है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, बैंक किसी एक व्यक्ति के नहीं है बल्कि सारे देश के हैं। इसके अलावा जो जमीन है वो किसानों में बांट देंगे और फिर किसान सामूहिक रूप से उसके ऊपर खेती करेंगे, वर्ग व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और दुनिया के अंदर किसका प्रचार हो जाएगा, बताओ? कौन सी व्यवस्था आ जाएगी? पूंजीवाद की जगह समाजवाद आ जाएगी। तो ये लोग कोशिश करने लगे चुनाव लड़ करके सरकार बनाने के लिए। तब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, 1790 में फ्रांस में क्या हुई, बताओ? क्रांति। और वहां का अपन ने पढ़ा था पहले पार्ट में, लुई 16 जो वहां का शासक था, उस लुई 16 को क्या कर दिया उन लोगों ने, खत्म कर दिया और उसकी जगह फ्रांस में गणराज्य बनाया गया, फ्रांस का लोकतंत्र का निर्माण किया गया। तो ये दुनिया के सामने पहला उदाहरण है और फ्रांस के लोग चाहते थे कि उनके वहां पे भी क्या हो, समाजवाद हो। फिर यहाँ पे ज्यादातर 1914 तक तो इनके कभी कोई हाथ लगा नहीं कि भाई कोई देश ऐसा मिल जाए जहां पर समाजवादियों का पूरी तरह अधिकार हो। 1914 के बाद देशों में क्या बनने लगी इनकी सरकार, और 1914 तक कौन शासन करते थे? उदारवादी और रेडिकलवादी। उदारवादी और रेडिकलवादी किसके समर्थन करते हैं? ये तो कहते हैं निजी संपत्ति होनी चाहिए, समाजवाद नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों बाद में 1917 में रूस में क्रांति होती है, वहां पर दुनिया में पहली बार साम्यवाद लागू होता है और इसी की वजह से आपको ये पाठ में जो टॉपिक है इसका हेडिंग देखो आप, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये जो दो है ये साथ में दिए गए। तो यूरोप में समाजवाद हमारा हो गया, ठीक है, और जो रूसी क्रांति है वो हम अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। चलें।